नमस्कार साथियों। स्वागत है अकबर टेक संजीवनी कंप्यूटर क्लासेस में। दिस इज शिखा कुलश्रेष्ठा बिफोर यू। जैसा कि आप सभी को पता है कि मैं लगातार सीपीसीटी एग्जाम से रिलेटेड जो अभी आगामी सीपीसीटी परीक्षा है उनके लिए मैं प्रैक्टिस सेट वीडियोस बना रहा हूँ। और उसी सीरीज का ये मेरा आज चौथा वीडियो है। इससे पहले मैं 3 वीडियो और अपलोड कर चुका हूँ। अगर आप लोगों ने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप जो है प्ले लिस्ट में जाकर के उन वीडियोस को देख सकते हैं। इसके अलावा आप अगर सीपीसीटी की तैयारी कर रहे हैं या कंप्यूटर से संबंधित किसी भी कोर्स की तैयारी कर रहे हैं तो उसका एक मैंने टेलीग्राम चैनल बनाया हुआ है जिस पर मैं कंप्यूटर से रिलेटेड एमसीक्यूज, पीडीएफ, इमेजेस और रेगुलर बेसिस पर क्विज और क्विज बोर्ड वगैरह अपलोड करता रहता हूँ मैं टेलीग्राम चैनल पर। उसकी लिंक भी जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। आप वहां पर जाकर के उस चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका जो टेलीग्राम चैनल है उस पर आपको रेगुलर अपडेट मिलता रहेगा, जो भी नई वीडियोस आएंगी या पीडीएफ वगैरह। जैसे भी मैं कोई भी यहाँ पर लेक्चर बनाता हूँ, जैसा भी मैं ये वीडियो मैंने बनाया है ये आपका, इसमें कुछ भी टॉपिक में जो समझाऊंगा उसके पीडीएफ मैं जो है टेलीग्राम चैनल पर अपलोड करूंगा। तो आप टेलीग्राम चैनल से भी जुड़े। तो आज का हम लेक्चर अपना स्टार्ट करते हैं। इसमें आज मैंने 30 क्वेश्चन शामिल किए हैं। आज एक एक करके मैं उन क्वेश्चंस को डिस्क्राइब करूंगा, आप उनको समझते जाना। अगर कुछ डाउट हो या कुछ समझ में ना आए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। सो लेट बी स्टार्ट। पहला क्वेश्चन है हमारा, मिनी कंप्यूटर आर ऑफन कॉल्ड। मिनी कंप्यूटर क्या कहलाते हैं आपके? तो जो कंप्यूटर्स होते हैं उनको अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। जैसे कंप्यूटर बेस्ड ऑन देयर पर्पज, कंप्यूटर बेस्ड ऑन देयर टेक्नोलॉजीज एंड कंप्यूटर बेस्ड ऑन देयर साइज। तो साइज के आधार पर कंप्यूटर को आपका 4 कैटेगरीज में बांटा गया है, या चार प्रकार के साइज के आधार पर कंप्यूटर होते हैं। कौन कौन से होते हैं आपका? सबसे पहला तो इसमें आता है आपका माइक्रो कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर होता है, फिर मिनी कंप्यूटर होता है, फिर आपका मेन फ्रेम कंप्यूटर होता है, आपका मेन फ्रेम कंप्यूटर। और मेन फ्रेम के बाद में होता है आपका सुपर कंप्यूटर। तो यहाँ पर जो है आपका ये पूछा गया है आपसे कि जो मिनी कंप्यूटर होते हैं इनका और नाम क्या है, एक नाम और क्या है आपका? तो इसका एक नाम और है आपका मिड रेंज कंप्यूटर। तो इसका आंसर बनेगा आपका मिड रेंज कंप्यूटर। मुझे लगता है ये समझ में आया होगा आपको। अलग अलग टाइप के कंप्यूटर, कंप्यूटर के डिफरेंट टाइप। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं यहाँ पर, इन कंप्यूटिंग आईटी स्टैंड फॉर। आईटी का क्या अर्थ होता है कंप्यूटर के क्षेत्र में? तो ये तो क्वेश्चन बहुत आसान है, मुझे लगता है सबको पता होगा। आईटी स्टैंड फॉर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो इसका आंसर बनेगा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एग्जीक्यूट लैंग्वेज सच एज जावा स्क्रिप्ट वन लाइन एट अ टाइम। यानी कि जावा स्क्रिप्ट जैसी भाषाओं को एक एक लाइन करके एग्जीक्यूट करने का काम कौन करता है? तो देखो, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को एग्जीक्यूट करने के लिए 3 तरह के आपके प्रोग्राम्स या सॉफ्टवेयर उपयोग में लाए जाते हैं: कंपाइलर, इंटरप्रीटर और असेंबलर। तो इसमें से असेंबलर का उपयोग जो है कहाँ पे किया जाता है? आपका असेंबली भाषा में उपयोग किया जाता है। असेंबलर असेंबली भाषा में उपयोग में आते हैं। कंपाइलर और इंटरप्रीटर ये दोनों हाई लेवल प्रोग्रामिंग भाषाओं में उपयोग में आते हैं। हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में इसका उपयोग होता है, कंपाइलर और इंटरप्रीटर का। इनमें से कंपाइलर पूरे प्रोग्राम को एक साथ एग्जीक्यूट करने का काम करता है, कंप्लीट प्रोग्राम एक साथ एग्जीक्यूट करने का काम करता है, जबकि इंटरप्रीटर एक लाइन एक बार में एग्जीक्यूट करने का काम करता है। तो इसका आंसर बनेगा आपका इंटरप्रीटर, वन लाइन एट अ टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनिल को अपने मैनेजर से कुछ आधिकारिक दस्तावेजों वाली एक डीवीडी मिलती है। वह इस डीवीडी की एक कॉपी बनाना चाहता है। उपयुक्त आवश्यकता के आधार पर उस पेरिफेरल का नाम बताइए जिसका उपयोग अनिल करेगा। यानी कि उसके पास में एक डीवीडी है और वो डीवीडी का एक और डुप्लीकेट कॉपी बनाना चाहता है या एक और उसकी कॉपी बनाना चाहता है, तो वो किसका यूज करेगा? तो देखो, उसके पास में डीवीडी जो दी गई है आपका, उस डीवीडी को सबसे पहले उसे कंप्यूटर में इंसर्ट करना होगा आपका। और डीवीडी को कंप्यूटर में इंसर्ट करने के लिए डीवीडी राइटर का उपयोग किया जाएगा। क्या इसका उपयोग किया जाएगा? डीवीडी राइटर। डीवीडी
ज़ूम तो डीवीडी हो गई आपकी जो उसको मिली है, और उसको चलाने के लिए किसका उपयोग होगा? डीवीडी राइटर का उपयोग होगा। सीडी ड्राइव का उपयोग सीडी चलाने के लिए होता है, फ्लॉपी ड्राइव का उपयोग फ्लॉपी चलाने के लिए होता है, और डीवीडी ड्राइव का उपयोग डीवीडी चलाने के लिए होता है। तो मुझे लगता है समझ में आ गया होगा आपको। इसका आंसर होगा डीवीडी राइटर। कई सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस में कौन सी कुंजी दबाने से वर्तमान ऑपरेशन या डायलॉग बॉक्स रद्द या अथवा समाप्त हो जाते हैं? यानी कि जो आपके सॉफ्टवेयर्स होते हैं, उसमें कोई भी सॉफ्टवेयर चल रहा है, उसमें से वर्तमान एप्लीकेशंस को कैंसिल करने के लिए कौन सी की दबाई जाए? तो देखो, शिफ्ट तो होती नहीं है, टैब भी नहीं होती है, F1 भी नहीं होती है। आंसर इज ESC की। ESC की का उपयोग वर्तमान में चले रही एप्लीकेशंस को बंद करने के लिए होता है। जैसे इस क्वेश्चन को कई तरह से घुमा के पूछ लिया जाता है। जैसे एक बार ये पूछा गया था कि पावर पॉइंट जो है आपका, तो पावर पॉइंट अगर आपका प्रेजेंटेशन चल रहा है तो उसको बीच में से रोकने के लिए किसका उपयोग होता है? तो ESC की का ही उपयोग होता है। यानी कि अपन प्रेजेंटेशन चल रहा है, अपने को बीच में से बंद करना है, तो ESC की दबा दो तो आपका वो बंद हो जाता है। तो किसी भी एप्लीकेशन को बीच में से रोकने के लिए ESC की दबाई जाती है। 6 नंबर का क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कमांड इज यूज्ड टू ओपन सिस्टम इंफॉर्मेशन विंडो इन विंडोज 11? यानी कि विंडोज 11 के अंदर सिस्टम इंफॉर्मेशन विंडोज को ओपन करने के लिए किस कमांड का उपयोग किया जाता है? ठीक है, तो SYS इन्फो, सिस इन्फो, सिस्टम इन्फो, MSI इन्फो 32 या सिस्टम इन्फो 32। ये एक्चुअल में रन विंडो की कमांड है। देखो, मैं पिछले 3 पेपर मैंने अपलोड किए हैं, ये मेरा चौथा पेपर है। हर पेपर में रन विंडो की कमांड जरूर आए हैं आपको। अगर आप लोगों ने ध्यान से देखा हो, रन विंडो के कमांड आपसे जरूर पूछे गए हैं। पहले भी मैंने आपको बताया था कि विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में किसी भी एप्लीकेशन को या किसी सर्विस को डायरेक्ट चालू करने के लिए अपन रन विंडो का उपयोग करते हैं। रन विंडो के लिए क्या हम शॉर्टकट की यूज करते हैं? विंडो+R, और इससे आपके सामने एक रन विंडो ओपन होके आ जाती है। इस तरह की विंडो ओपन आपके सामने ओपन होके आ जाएगी। यहाँ पर हमको कोई कमांड टाइप करनी है, वो कमांड आपकी एग्जीक्यूट हो जाती है। तो ये जो रन विंडो है, उसमें आप किस कमांड का उपयोग करके सिस्टम इंफॉर्मेशन को ओपन कर सकते हैं? तो इसका आंसर बनेगा MS Info 32। आपका MS Info 32 कमांड का उपयोग करके आप सिस्टम इंफॉर्मेशन को ओपन कर सकते हैं। तो मुझे लगता है ये समझ में आया होगा आपको। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वैलिड पेज ओरिएंटेशन इन MS Word 2019? तो लगातार अभी आप में से अभी जो बच्चे 2007 MS ऑफिस पढ़ रहे हैं वो उसको छोड़ दें, क्योंकि 2007 में से अब कुछ नहीं आता है। आपका हर पेपर में नए से नए चीज़ों को पूछा जा रहा है आपका। तो 2019 का है आपका, और 2019 में से क्वेश्चन आया है। MS वर्ड 2019 में पेज ओरिएंटेशन कौन कौन से होते हैं? लैंडस्केप, पोर्ट्रेट। तो ओनली 1, ओनली 2, बोथ 1 and 2, नाइदर 1 nor 2। आंसर बनेगा बोथ 1 and 2। यानी कि पेज ओरिएंटेशन दोनों होते हैं, लैंडस्केप भी होता है और पोर्ट्रेट भी होता है। अब एक क्वेश्चन आता है कि ये जो पेज ओरिएंटेशन कमांड है, ये किस टैब के अंदर मिलती है? तो पेज ओरिएंटेशन कमांड आपकी पेज लेआउट टैब होती है, उसके अंदर मिलती है। या पेज लेआउट पुराने वर्जन में है, लेआउट टैब होती है। टैब का नाम होता है लेआउट, और लेआउट टैब के अंदर ये आपको मिलती है पेज सेटअप ग्रुप के अंदर। ग्रुप का नाम होता है आपका पेज सेटअप। ये आपको ध्यान में रखना है, पेज ओरिएंटेशन कमांड। ठीक है, तो मुझे लगता है ये समझ में आया होगा आपको। क्वेश्चन, इसका आंसर मैंने बताई दिया है, बोथ 1 and 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, which dialog box is used to set up layout and print options of a page in MS Word 365? तो MS Word 365 में किस डायलॉग बॉक्स का उपयोग पेज सेटअप करने के लिए किया जाता है आपका? या पेज टू सेटअप द लेआउट एंड प्रिंट ऑप्शंस ऑफ अ पेज। तो इसके लिए हम पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स का यूज करते हैं। अभी पिछला वाला क्वेश्चन भी इससे ही रिलेटेड था, और ये वाला क्वेश्चन भी आपका उसी पेज सेटअप
से ही आपका संबंधित है। आपका पेज सेटअप किसके अंदर जाता है आपका, मैंने बताया था पेज लेआउट के अंदर आता है। पेज लेआउट आपका एक टैब है और उसके अंदर पेज सेटअप आपका एक पूरा सेक्शन है जिसके अंदर हमें कई कमांड मिलते हैं। कौन कौन से कमांड मिलते हैं पेज सेटअप के अंदर, तो जैसे मार्जिन मिलता है आपको, ओरिएंटेशन मिलता है, और ओरिएंटेशन के बाद में आपको कॉलम मिलता है, कॉलम के बाद में पेपर साइज मिलता है, पेपर साइज के अलावा आपका लाइन नंबर मिलता है। ये कमांड हमें सब कहाँ पे मिलते हैं, ये सारे के सारे कमांड हमें पेज सेटअप के अंदर मिलते हैं आपका। ठीक है, तो पूरा प्रिंटर वगैरह की सेटिंग करने के लिए अपन इसका यूज करते हैं। आंसर बनेगा इसका पेज सेटअप। मुझे लगता है समझ में आ गया हो। कोई डाउट हो तो आप ज्वाइन उसको कमेंट कर देना। ठीक है, और मेरे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लेना। ठीक है, अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा पीडीएफ जानकारी चाहिए हो तो ये मेरा नंबर है आपका, वैसे तो लिखा हुआ है 7995578262। इस पर आप अपना नाम और सिटी का नाम लिख करके भेज देना, मैं आपको लिंक सेंड कर दूंगा। ठीक है, आगे हम देखते हैं नेक्स्ट 9 नंबर क्वेश्चन। व्हाट इज द डिफॉल्ट नेम ऑफ द फर्स्ट वर्कशीट इन MS एक्सेल 365 वर्कबुक। MS एक्सेल 365 वर्कबुक के अंदर जो पहली वर्कशीट आती है उसका नाम क्या होता है, ये पूछा गया है आपका। वर्कशीट 1, स्प्रेडशीट 1, शीट 1 या डब्ल्यू शीट 1। तो देखो चाहे MS एक्सेल हो आपका या आपका एक्सेल 365 हो या कैल्क हो, कोई सा भी सॉफ्टवेयर हो, सब में शीट का नाम शीट 1 ही होता है। क्या होता है आपका, शीट 1। ठीक है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, इसका ना आंसर बनेगा शीट 1। मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर का। व्हाट इज द रिक्वायरमेंट फॉर BD लाइव विथ रेफरेंस टू ब्लू प्लेयर। यानी कि यहाँ पर ब्लू डिस्क जो होती है, देखो सीडी 3 तरह की डिस्क आती हैं ऑप्टिकल डिस्क। सीडी होती है, डीवीडी होती है और बीडी होती है आपकी। ये 3 तरह की होती हैं, ये तीनों ऑप्टिकल डिस्क के टाइप है। तो सीडी के लिए सीडी ड्राइव की आवश्यकता होती है, डीवीडी के लिए डीवीडी ड्राइव की आवश्यकता होती है, बीडी के लिए बीडी ड्राइव की आवश्यकता होती है। तो बीडी ड्राइव के अंदर एक बीडी लाइव करके एक फीचर होता है आपका। किस नाम से होता है, बीडी लाइव, जो कि आपको डायरेक्ट इंटरनेट से जोड़ देता है आपका। तो उसके लिए आपको किस चीज की आवश्यकता है, तो उसके लिए निश्चित सी बात है इंटरनेट कनेक्शन की आवश्यकता होगी, एक्टिव इंटरनेट कनेक्शन। आंसर बनेगा इसका एक्टिव इंटरनेट कनेक्शन। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को आप बढ़िया से अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, कमेंट करो इस पर, है ना, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये पहुंचे, है ना। देखो मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूं तो आप भी थोड़ा सा मेरा सहयोग करें, इसमें आप कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे देखते हैं हम इसमें नेक्स्ट। आ इज रेफर टू द प्रोग्राम डेट यू यूज टू डिजाइन योर ब्लॉग। निम्न में से किसका उपयोग या किस शब्द का उपयोग आप करते हैं, किसके लिए, ब्लॉग डिजाइन करने के लिए आप किस शब्द का उपयोग करते हैं। तो प्लेटफॉर्म, स्टेशन, बोर्ड या स्टेज। तो हम किसका ब्लॉग वगैरह कहाँ पे लिखते हैं, तो अपन प्लेटफॉर्म बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं आपका, प्लेटफॉर्म, है ना। किस प्लेटफॉर्म पे हमने लिखा है, जैसे हमने अपना ब्लॉग किस वेबसाइट पे लिखा है तो उसको अपन क्या बोलेंगे, प्लेटफॉर्म बोलते हैं आपका। तो मुझे लगता है समझ में आ गया होगा आपका। आंसर बनेगा इसका प्लेटफॉर्म। ठीक है, 11 क्वेश्चन अपने हो चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं इसमें। व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ फॉलोइंग MS एक्सेल फॉर्मूला। MS एक्सेल फॉर्मूला एक दिया हुआ है, इक्वल टू 8 डिवाइडेड बाय 8 कैरेट 2 इंटू 16। इसका क्या आउटपुट होगा आपका, तो देखो इसका आउटपुट 2 16 0 32, देखो कैलकुलेशन करके आएगा। बाकी मैं बताऊं, देखो 8 डिवाइडेड बाय 8 तो ये तो 1 हो गया आपका, 1 कैरेट 2, तो 1 कैरेट 2 आपका, और ये कैरेट का मतलब होता है आपका पावर। तो सबसे पहले कैरेट सॉल्व होगा इसमें आपका,
8 का 8 यानी कि 8 की पावर 2 यानी कि ये कितना हो जाएगा आपका 64 हो जाएगा आपका। तो 8 डिवाइडेड बाय 64 इंटू 16, इसका आंसर लगभग 16 आना चाहिए आपका। देखो आप एक मिनट देखते हैं इसमें, आई 2 आया है आपका, 2 आंसर है इसका। ठीक है, तो ये सब एक्चुअल में मैथमेटिकल कैलकुलेशन करके आपका आंसर निकल के आएगा इसका। 2 आंसर है इसका। अगला क्वेश्चन, हाउ मेनी डिफरेंट कैरेक्टर्स कैन एक्सटेंड आस्की प्रोवाइडेड। जो आस्की कोड होते हैं तो उसमें एक्सटेंडेड आस्की होती है, वो कितने कैरेक्टर हमें उपलब्ध करवाता है। तो देखो आस्की के 2 वर्जन होते हैं, ASCII अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ये जो आस्की, एक आस्की 7 होती है आपकी और एक आस्की 8 होती है। तो आस्की 7 हमें कितने कैरेक्टर उपलब्ध करवाती है, तो ये 128 कैरेक्टर उपलब्ध करवाती है। और एक्सटेंडेड वर्जन यानी कि आस्की 8 हमें कितने उपलब्ध करवाती है, तो 256 कैरेक्टर को हमें उपलब्ध करवाता है। तो इसमें एक्सटेंडेड के लिए पूछा गया है, तो 256 आंसर इसका बनेगा, 256। ठीक है, मुझे लगता है समझ में आ गया होगा। अच्छा, आस्की होती क्या है आपका, आस्की कोड किसको बोला जाता है। तो एक पहले स्पाई अमेरिका के अंदर आपका एक स्पाई कोड जनरेट किया गया था सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पर। ठीक है, उन्हीं स्पाई कोड को फिर बाद में जाकर कंप्यूटर के अंदर उपयोग में लाया जाने लगा, जिसको आस्की कोड कहा गया, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। इसमें क्या है कि हर तरह के सिंबल, अल्फाबेट, नंबर, इनके लिए कुछ कोड निर्धारित किए गए हैं। उदाहरण के लिए जैसे मैं एक आपको एग्जांपल लूं, जैसे कैपिटल ए है, अब कैपिटल ए का आस्की कोड कितना होता है, 65 होता है आपका। ठीक है, स्मॉल ए का कितना होता है, 97 होता है। तो ऐसे हर कैरेक्टर के लिए, सिंबल के लिए, नंबर के लिए कोड बनाए गए हैं, जिनको आस्की कोड कहा जाता है आपका। ठीक है, तो कंप्यूटर के अंदर आस्की कोड का उपयोग किया जाता है टू चेंज द इंफॉर्मेशन। जैसे हमने कीबोर्ड से ए दबाया, तो अब कंप्यूटर तो ए जानता नहीं है, तो उसको क्या किया जाता है, उसको कोड में कन्वर्ट कर दिया जाता है 65 में, फिर इसकी बाइनरी निकाल दी जाती है, तो कंप्यूटर बाइनरी समझ जाता है। एक और इंफॉर्मेशन आपका, अब कंप्यूटर में यूनिकोड सिस्टम का यूज किया जाता है। किसका यूज किया जाता है, आपका यूनिकोड सिस्टम। ये भी आपसे पूछा जा सकता है। यूनिकोड सिस्टम का उपयोग होता है क्योंकि आस्की कोड में नंबर ऑफ कैरेक्टर बहुत कम होते हैं। अभी आप देख रहे होंगे कि हम अपने कंप्यूटर में सब तरह की भाषाओं को लिख सकते हैं। पहले केवल इंग्लिश लैंग्वेज का यूज होता था, अब हिंदी भी आ सकती है, तमिल भी आ सकती है, कन्नड़ भी आ सकती है, चाइनीज भी आ सकती है, जापानी भी आ सकती है। तो उसके लिए फिर यूनिकोड सिस्टम का यूज किया जाता है आपका, यूटीएफ जिसको बोलते हैं। आपने लिखा भी देखा होगा, यूटीएफ फॉन्ट करके लिखा जाता है आपका। तो यूनिकोड सिस्टम आपके ये रहते हैं। ठीक है, अभी फिलहाल इसका आंसर 256 है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर इज ट्रू। यानी कि डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर के संबंध में निम्न में से क्या कथन सत्य है। जो सत्य है उसको बताना है अपने को। नो नॉइज इज जनरेटेड ड्यूरिंग प्रिंटिंग प्रोसेस, यानी कि प्रिंटिंग प्रोसेस के दौरान कोई आवाज नहीं आती है। तो ये तो बिल्कुल ही असत्य है भाई। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर जब चलता है तो बहुत आवाज करता है, नॉइजी प्रिंटर होता है आपका। तो ये नहीं है आपको, मतलब आंसर ये नहीं होगा, सत्य नहीं है ये। लेजर इज यूज फॉर प्रिंटिंग प्रोसेस, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर में लेजर का उपयोग होता है, तो ये भी गलत है आपका। लेजर का उपयोग नहीं होता है आपका डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, तो एक इम्पैक्ट प्रिंटर है आपका, लेजर नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है। इट इज मोर एक्सपेंसिव देन लेजर प्रिंटर, ये लेजर प्रिंटर की तुलना में महंगा होता है, तो ये भी गलत है। ये लेजर प्रिंटर की तुलना में सस्ता होता है, ना कि महंगा होता है आपका। इट इंक्लूड सीरियल डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर्स एंड लाइन डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, यानी कि दो तरह के प्रिंटर होते हैं आपके, सीरियल डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर होता है और लाइन डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर होता है। तो यही वाली आंसर इसका सही है। तो आंसर क्या बनेगा इसका, ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर है। तो मुझे लगता है ये समझ में आया होगा आपका। अगला क्वेश्चन है, टू क्रिएट अ ब्लैंक न्यू डॉक्यूमेंट इन गूगल डॉक
विच ऑफ द फॉलोइंग आइकन इज क्लिक्ड, यानी कि जब गूगल डॉक का हम यूज करते हैं तो एक नए ब्लैंक डॉक्यूमेंट को बनाने के लिए किस आइकन पर क्लिक किया जाता है आपका। तो ऑप्शन दिए हुए हैं, गूगल ड्राइव आइकन पे क्लिक किया जाता है, ब्लू कलर्ड फाइल आइकन पे क्लिक किया जाता है, ब्लू कलर्ड पेंसिल आइकन पे क्लिक किया जाता है, या मल्टी कलर्ड आइकन पर क्लिक किया जाता है। तो देखो मैं आपको बताऊं, अभी मैंने जो रियलाइज किया है, आपको कई जगह से क्वेश्चन बन रहे हैं। जैसे आपको एमएस ऑफिस से क्वेश्चन बन रहे हैं, ठीक है। दूसरा आपको एक एमएस ऑफिस 365, ये तो 365 और ये एमएस ऑफिस 2019, ठीक है। और एक गूगल से भी बन रहे हैं आपके क्वेश्चन, गूगल सीट, गूगल डॉक, ये भी आपको क्वेश्चन बन रहे हैं। कल एक शीट का क्वेश्चन था, कल के पेपर में अगर आपने देखा हो तो शीट का क्वेश्चन था, इसमें डॉक का क्वेश्चन है। तो ये सबको अपने को समझना है, ये सब एक ही जैसा काम करते हैं बट कंपनी और इनके फीचर सबके अलग अलग है। तो फिलहाल यहाँ पे जो आंसर बनेगा वो है मल्टी कलर्ड आइकन। किसका, कौन से आइकन का उपयोग किया जाता है? मल्टी कलर्ड आइकन का। देखो आप यहाँ पर, ये गूगल डॉक की मैंने इमेज भी लगाई है, और ब्लैंक डॉक्यूमेंट के लिए कैसा आइकन है यहाँ पे आपका? मल्टी कलर्ड आइकन का यूज किया गया है। आपका दिखाई दिया, ये गूगल डॉक की ही इमेज है आपकी। आप भी ओपन कर सकते हो, जैसे अगर आप आपकी कंप्यूटर में गूगल का अकाउंट तो बना ही होगा मोबाइल में, कंप्यूटर में, तो वहां पर क्रोम ओपन करना, वहां पे गूगल डॉक फीचर आपको मिल जाएगा क्रोम के अंदर, एप्लीकेशंस जो आती है उनमें। आगे हम देखते हैं 16 नंबर का क्वेश्चन। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्प्ले द नेम ऑफ द स्प्रेडशीट इन एमएस एक्सेल 365। अब देखो ये एमएस एक्सेल 365 से क्वेश्चन आया है। इसमें पूछा गया है कि जो डॉक्यूमेंट आप बनाते हैं उसका नाम आपको कहां पे दिखाई देता है एमएस एक्सेल 365 में। देखो चाहे 365 हो, चाहे एमएस ऑफिस 2019 हो, कहीं भी हो, वहां पर आपको डॉक्यूमेंट का नाम कहां पे दिखाई देता है? तो टाइटल बार पे दिखाई देता है। कहां पे दिखाई देता है आपका? टाइटल बार। टाइटल बार कहां पे आती है? सबसे ऊपर आती है। आपका जो एप्लीकेशन की विंडो है, विंडो में सबसे ऊपर का जो बार होता है उसको क्या कहा जाता है? टाइटल बार कहा जाता है। तो आंसर बनेगा इसका टाइटल बार। मुझे लगता है समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन है, आईपी एड्रेस ऑपरेट इन विच लेयर ऑफ ओएसआई मॉडल। ओएसआई मॉडल की किस लेयर पर आईपी एड्रेस आपका काम करता है? तो देखो इसके लिए ये क्वेश्चन जो है आपका नेटवर्क का क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन में आपको ओएसआई मॉडल से संबंधित पूछा गया है। यहाँ पर आपको कौन कौन सी लेयर बताई गई है? सेशन लेयर, नेटवर्क लेयर, डेटा लिंक लेयर और फिजिकल लेयर। तो देखो आईपी एड्रेस आपका नेटवर्क लेयर पे काम करता है। कहाँ पे काम करता है? नेटवर्क लेयर पे। मेरे पास में इसके लिए एक इमेज है, मैंने यहाँ पे लगाई हुई है, मैं इसको टेलीग्राम पे डाल दूंगा, आप है ना वहां से इसको देख लेना। देखो यहाँ पे ये ओएसआई मॉडल है, ओएसआई मॉडल की जो नेटवर्क लेयर है, यानी कि ये वाली लेयर नीचे से थर्ड नंबर की लेयर, इसमें आईपी काम करता है। आपका आईपी एड्रेस काम करता है। 7 लेयर होती हैं ओएसआई मॉडल में, नीचे से इनको गिना जाता है। पहली होती है फिजिकल लेयर, दूसरी डेटा लिंक लेयर, तीसरी नेटवर्क लेयर, चौथी ट्रांसपोर्ट लेयर, पांचवी सेशन लेयर, छठवीं प्रेजेंटेशन लेयर, और 7वें नंबर पर होती है आपकी एप्लीकेशन लेयर। ओएसआई मॉडल की हर लेयर का अपना अपना एक निश्चित काम होता है, निर्धारित काम होता है, उसके हिसाब से ये अपना काम करती हैं। तो अभी फिलहाल नेटवर्क लेयर को हम समझे, नेटवर्क लेयर में आईपी एड्रेस काम करते हैं आपका, ठीक है। क्वेश्चन हमने देखा, ये मैं टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा इसकी इमेजेस और थोड़ी सी जानकारी ओएसआई मॉडल के बारे में, तो आप वहां से देख लेना, ठीक है। और जो भी लोग टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया गया है, वहां से आप जुड़े जाना आपका। और बाकी मैंने बताया था, मेरा मोबाइल नंबर है आपका ये 7999578262। इस पर अपना नाम और अपना सिटी का नाम लिख के भेज देना, तो मैं आपको लिंक वगैरह सेंड कर दूंगा और पीडीएफ सेंड कर दूंगा। अगला क्वेश्चन है, इज कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल, निम्न में से क्या एक कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल है? तो ये अगेन आपका ओएसआई मॉडल का ही क्वेश्चन है। ओएसआई मॉडल से 2 क्वेश्चन आए हैं आपके, टीसीपी, आईसीएमपी, यूडीपी और आईपीएक्स आपका। तो देखो ये आपका
यहाँ पर कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल टीसीपी होगा। कौन सा होगा आपका? टीसीपी। एक्चुअल में ट्रांसपोर्ट लेयर जो होती है आपकी, ट्रांसपोर्ट लेयर पर दो प्रोटोकॉल काम करते हैं। पहला होता है यूडीपी और दूसरा होता है आपका टीसीपी। यूडीपी जो होता है यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल, ये आपका कनेक्शन लेस होता है, कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल है। और टीसीपी आपका कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल है आपका। ठीक है, तो ये दो तरह के प्रोटोकॉल होते हैं। तो टीसीपी कैसा प्रोटोकॉल है आपका? कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल है आपका। ये पूरा चार्ट बन के आ गया। यहाँ पर हर लेयर के प्रोटोकॉल दिए गए हैं, आपको दिखाई दे रहे हैं। एप्लीकेशन लेयर पे कौन से प्रोटोकॉल है, प्रेजेंटेशन पर कौन से प्रोटोकॉल है, सेशन पर, ट्रांसपोर्ट पर। तो देखो ट्रांसपोर्ट पर कौन कौन से हैं? टीसीपी है और यूडीपी है आपका, है ना। तो इसमें टीसीपी कनेक्शन ओरिएंटेड है आपका। ठीक है, और आईपी नेटवर्क लेयर पे होता है। आईपी, आईसीएमपी, ये सब नेटवर्क लेयर पे होते हैं। इनके सबके अपने अपने काम होते हैं। 19 नंबर का क्वेश्चन, द मेन प्रोटोकॉल यूज्ड बाय इंटरनेट इज, यानी कि इंटरनेट के द्वारा उपयोग में लाए जाने वाला मुख्य प्रोटोकॉल सूट कौन सा है? तो टीसीपी आईपी सूट है आपका। कौन सा सूट है आपका? टीसीपी आईपी सूट है आपका। ये एक्चुअल में एक वर्किंग सूट होता है आपका, इसके अंदर कई सारे प्रोटोकॉल्स आ जाते हैं आपके। तो टीसीपी आईपी सूट का ही उपयोग आपका इंटरनेट पर काम करने के लिए किया जाता है। तो मुझे लगता है ये समझ में आया होगा आपको क्या क्या जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा किसी प्रोग्राम के सीपीयू द्वारा निष्पादन के दौरान आवश्यक डेटा तथा निर्देश और पते रखता है? यानी कि जब कोई कंप्यूटर प्रोग्राम रन हो रहा होता है या कोई कमांड रन हो रही होती है, तो उससे संबंधित जानकारी कहाँ स्टोर होती है, ये पूछा गया है आपका। रोम में स्टोर होती है, रजिस्टर में स्टोर होती है, हार्ड डिस्क में स्टोर होती है, या एएलयू में स्टोर होती है? तो देखो यहाँ पर प्रोग्राम के रन होने के दौरान उसकी जानकारी रजिस्टर में स्टोर होती है आपकी। कहाँ स्टोर होती है? रजिस्टर में। तो आंसर बनेगा इसका रजिस्टर। ये एक चित्र दिया हुआ है, इस चित्र में बताया गया है कि आप जैसे ही इनपुट देते हो तो आपके द्वारा इनपुट किया गया डेटा मेन मेमोरी में जाता है, वहां से कहाँ चला जाता है? रजिस्टर में। रजिस्टर से फिर वो अरिथमेटिकल लॉजिकल यूनिट पे जाता है प्रोसेसिंग के लिए, और फिर प्रोसेस होता है। यानी कि जो भी कमांड या जो भी प्रोग्राम रन होना है वो कहाँ चला जाता है? आपका रजिस्टर पर चला जाता है आपका। ठीक है, तो ये क्वेश्चन मुझे लगता है समझ में आया होगा आपको। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज अ गेटवे इन नेटवर्किंग? नेटवर्किंग के अंदर गेटवे क्या होता है आपका? ठीक है, गेटवे आपका नेटवर्किंग में किसे कहा जाता है? तो इट रीजनरेट द सिग्नल ओवर द सेम नेटवर्क बिफोर द सिग्नल बिकम टू वीक। यानी कि ये सिग्नल को रीजनरेट करता है? तो नहीं करता। आपका गेटवे का काम सिग्नल रीजनरेट करने का नहीं होता है। इट इज यूज्ड फॉर इंटरकनेक्टिंग टू लैन वर्किंग ऑन द सेम प्रोटोकॉल, यानी कि दो अलग अलग लैन को जो सेम प्रोटोकॉल पर काम कर रही हूँ उनको इंटरकनेक्ट करने के लिए होता है? तो ये भी नहीं होता है। हालांकि लैन इंटरकनेक्ट करता है पर सेम प्रोटोकॉल की नहीं करता है आपका, डिफरेंट प्रोटोकॉल की करता है। इट इज अ नेटवर्क एडाप्टर दैट इज यूज्ड टू कनेक्ट द कंप्यूटर टू द नेटवर्क, ये भी नहीं है। इट इज अ हार्डवेयर डिवाइस और सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन दैट कनेक्ट टू डिस्क्रीट नेटवर्क्स दैट यूज डिफरेंट ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल। तो ये भी सही है, यही सही है आपका। ठीक है, ये आपका चौथा वाला आंसर इसका बनेगा ऑप्शन नंबर 4, यही वाला सही है। और इसमें जो दूसरे नंबर का है ये ब्रिज का उदाहरण है आपका। किसका उदाहरण है आपका? ब्रिज का। और जो पहला वाला है रीजनरेट द सिग्नल, ये रिपीटर का उदाहरण है। रिपीटर होता है ये आपका। सिग्नल को रीजनरेट करने का काम कौन करता है? आपका रिपीटर करता है। और दो अलग अलग लैन को इंटरकनेक्ट करने का काम जो कि सेम प्रोटोकॉल का यूज कर रही हूँ ब्रिज करता है। इट इज अ नेटवर्क एडेप्टर दैट इज यूज्ड टू कनेक्ट द कंप्यूटर टू अ नेटवर्क। ये मॉडेम है आपका। ये किसका उदाहरण डेफिनेशन है? आपकी मॉडेम की है। तो ठीक है, ये सब मैंने बता दिया। और ये वाला चौथा वाला क्या है आपका? गेटवे है आपका।
ठीक है, ये सब की डेफिनेशन यहाँ पर दी गई है आपको। ये सब हैं क्या आपके, तो ये नेटवर्किंग डिवाइसेस हैं आपके। ठीक है, आगे समझ में, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो आप, है ना। आगे हम देखते हैं, किसी पीसी पर विंडो 10 64 बिट स्थापित करने के लिए हार्ड डिस्क की बुनियादी आवश्यकताएं क्या हैं आपका। यानी कि अगर आप अपने कंप्यूटर पर विंडो 10 इंस्टॉल करना चाहते हैं तो उसके लिए कितनी हार्ड डिस्क मिनिमम चाहिए आपको, मतलब कितनी हार्ड डिस्क चाहिए आपकी। तो 2 GB, 8 GB, 16 GB और 32 GB। तो देखो विंडो 10 के लिए मिनिमम आपका जो है कितनी हार्ड डिस्क चाहिए, तो 20 GB हार्ड डिस्क चाहिए मिनिमम आपकी, 20 GB इतना स्पेस खाली चाहिए आपका। ठीक है, किसके लिए, विंडो 10 के लिए। और विंडो 11 के लिए 64 GB चाहिए, यानी कि आपका 64 GB हार्ड डिस्क स्पेस चाहिए आपका विंडो 11 के लिए, और 10 के लिए 20 GB चाहिए। यहाँ पे 20 तो दिया नहीं है, तो 20 से ज्यादा वाला आ जाएगा, यानी कि 32 GB आपका आ जाएगा, 32 GB आपका इसका आंसर बन गया। देखो लिखा भी है आपका, विंडो 10 के लिए सिस्टम रिक्वायरमेंट क्या क्या है आपका। 1 GB का प्रोसेसर चाहिए, 1 GB रैम चाहिए 32 वर्जन के लिए, 2 GB रैम चाहिए आपका 64 बिट के लिए, 16 GB अवेलेबल स्टोरेज चाहिए 32 बिट के लिए, और 20 GB चाहिए 64 बिट के लिए। तो 64 बिट का ही पूछा था आपका, तो मैंने बताया ना 20 GB है आपका, बट इसमें चूंकि 20 नहीं था तो अपन ने 32 लगा दिया है आपका। ठीक है, आंसर अपना सही है। अब अगला क्वेश्चन, मैं उत्पादों की खरीद और बिक्री, ऑनलाइन बैंकिंग और बिलों का भुगतान सहित ऑनलाइन वाणिज्यिक लेन देन के लिए सेल फोन और टैबलेट जैसे वायरलेस हैंडहेल्ड उपकरणों का उपयोग करना शामिल है। मतलब किसमें चीजों को ऑनलाइन खरीदना, ऑनलाइन बेचना, बिल का भुगतान करना, ये सब किसके अंतर्गत आते हैं आपका, जिनमें अपन फोन वगैरह का यूज करते हैं। ये सब एक शब्द अगर इनके लिए बोला जाए तो क्या है, मोबाइल कॉमर्स, ऑफलाइन बिजनेस, ट्रेडिशनल कॉमर्स, ब्रिक्स एंड मोटर कॉमर्स। तो देखो इसको मोबाइल कॉमर्स बोलते हैं अपन, क्या बोलते हैं, इसका आंसर बनेगा मोबाइल कॉमर्स। क्वेश्चन समझ में आ गया आपका, क्वेश्चन क्या कह रहा है, मतलब आप सभी लोग यूज करते हो, हम सब लोग मोबाइल से पेमेंट करते हैं, मोबाइल से चीजें खरीदते हैं, बेचते हैं, OLX वगैरह पर बेच देते हैं, आपका अमेजन से खरीद लेते हैं, फ्लिपकार्ट से खरीद लेते हैं, मीशो से खरीद लेते हैं। तो हम इन सब के लिए किसका यूज करें, हम इन सब के लिए मोबाइल का यूज कर रहे हैं, तो ये क्या कहलाती है आपकी, मोबाइल कॉमर्स कहलाती है आपकी। कॉमर्स का मतलब होता है वाणिज्य। ठीक है, मुझे लगता है क्वेश्चन समझ में आया होगा आपको, अगर कुछ डाउट हो तो आप कमेंट कर देना। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वेब मेल प्रोवाइडर। इनमें से कौन सा एक वेब मेल प्रोवाइडर नहीं है, वेब आधारित ईमेल प्रोवाइडर नहीं है आपका। जीमेल, आउटलुक, याहू और बैडू। तो देखो इसमें इस क्वेश्चन में जीमेल आपका एक ईमेल सर्विस है आपका, वेब मेल प्रोवाइड करता है आपका। आउटलुक भी एक ईमेल सर्विस ही है माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का। जीमेल गूगल का, और याहू तो याहू का है ये आपका, कल भी एक इसका क्वेश्चन था आपका। ये तीनों तो हैं, वेदू नहीं है आपका। वेदू एक ईमेल सर्विस नहीं है आपकी। जब ये ईमेल सर्विस नहीं है तो फिर क्या है ये आपका, तो ये सर्च इंजन है आपका। क्या है, सर्च इंजन। सर्च इंजन है आपका, ये चाइना का सर्च इंजन है आपका। ठीक है, चाइना के अंदर वेदू सर्च इंजन का यूज किया जाता है आपका। ठीक है, जैसे सॉरी, ब्राउजर, ब्राउजर सर्च इंजन नहीं है ये आपका। जैसे अपन गूगल का यूज करते हैं ना, ऐसी चाइना के अंदर किसका यूज किया जाता है आपका, वेदू का यूज किया जाता है आपका। ठीक है, तो ये वेदू हो गया आपका, वेदू इसका आंसर बनेगा। वेदू एक मेल प्रोवाइडर नहीं है। अब MS वर्ड 2019 में निम्नलिखित में से कौन सा कीबोर्ड शॉर्टकट पैराग्राफ स्पेसिंग को डबल लाइन स्पेसिंग में कन्वर्ट करने के लिए उपयोग में लाया जाता है आपका। तो देखो MS वर्ड में पैराग्राफ के बीच में जो स्पेस होता है उसको डबल लाइन स्पेसिंग में, तो सिंगल लाइन स्पेसिंग चलती है बाय डिफॉल्ट आपका। डबल लाइन स्पेसिंग के लिए आपका Ctrl+2 उपयोग में लाया जाता है आपका, ये आपका लेना। सिंगल लाइन के लिए Ctrl+1 और डबल लाइन के लिए Ctrl+2 का उपयोग होता है। ठीक है, द कीबोर्ड शॉर्टकट Ctrl+Shift+<,
इन MS Word 2019 इज यूज्ड टू, यानी कि MS Word 2019 में कंट्रोल शिफ्ट लेस देन का उपयोग क्यों किया जाता है, किस बात के लिए होता है? तो मेक फॉन्ट साइज लार्जर नहीं है आपका, बढ़ाने के लिए नहीं होता। डिक्रीज फॉन्ट साइज, आंसर यही होगा आपका, फॉन्ट साइज को कम करने के लिए होता है। ओपन फॉन्ट डायलॉग बॉक्स, ये भी नहीं होता है आपका, गलत है। और मेक टेक्स्ट ऑल कैप, ये भी नहीं है आपका, मतलब ये दोनों तक है ही नहीं, ये वाला सही है आपका, आपका डिक्रीज फॉन्ट साइज। अच्छा, अब क्वेश्चन आता है कि फिर इंक्रीज के लिए क्या होता है, फॉन्ट साइज बढ़ाने के लिए क्या होता है? तो क्या आता है आपका, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ग्रेटर देन होता है आपका, लेस देन कम करने के लिए, ग्रेटर देन बढ़ाने के लिए, ये लार्ज करने के लिए होता है आपका। इसके लिए फॉन्ट डायलॉग बॉक्स के लिए क्या होता है, तो आपका कंट्रोल प्लस डी होता है। आप एक बार कंट्रोल प्लस डी लगा के देखना, उसमें लग जाएगा शायद आपका, 2019 में चलेगा कि नहीं आप देख लेना, कंट्रोल डी आपका फॉन्ट डायलॉग बॉक्स के लिए होता है। तो मुझे लगता है ये समझ में आया होगा आपको। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ MS एक्सेल फॉर्मूला 256 डिवाइडेड बाय 4 की पावर 2 आपका। तो अब आप इसको सॉल्व कर लो, मैंने बताया था पहले कैरेट सॉल्व होगा आपका, तो ये 256 डिवाइडेड बाय 16 हो जाएगा आपका, आप इसको डिवाइड कर लेना तो आंसर निकल के आ जाएगा, इसका आंसर 16 बनेगा आपका, ठीक है। तो 256 डिवाइडेड बाय 16 हो गया ये आपका, तो आंसर आ गया 16। अब इसके बाद में इसमें अगला क्वेश्चन बनता है, MS एक्सेल 365 वर्कशीट के सेल में दर्ज किए गए टेक्स्ट डेटा का डिफॉल्ट संरेखण क्या है? तो अब देखो यहाँ पर डिफॉल्ट संरेखण, संरेखण का मतलब होता है अलाइनमेंट, क्या आता है आपका, अलाइनमेंट। तो अलाइनमेंट के बारे में पूछा गया है कि जो बाइक सीट है, बाइक सीट के अंदर जो सेल होता है, तो सेल में अगर आप कोई टेक्स्ट लिखते हो तो उसका डिफॉल्ट अलाइनमेंट क्या है? तो उसका डिफॉल्ट अलाइनमेंट टेक्स्ट के लिए लेफ्ट होता है आपका, क्या होता है, लेफ्ट, बॉटम लेफ्ट होता है। देखो यही होगा आपका, बॉटम लेफ्ट है, तो टेक्स्ट के लिए तो लेफ्ट होता है आपका, और नंबर के लिए राइट होता है आपका, ये आपको ध्यान रखना है। नंबर के लिए क्या होता है, राइट। अगर आप एक्सेल की शीट पर जो सेल है, सेल के अंदर कोई नंबर इनपुट करोगे तो वो यहाँ लिख के आएगा आपका, ऐसे करके 1 2 3, और टेक्स्ट करोगे तो टेक्स्ट यहाँ लिख के आएगा आपका, आप करके देखना, इसको लेफ्ट राइट अलाइनमेंट होते हैं आपके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 29 नंबर का, MS पावर पॉइंट 2007 और उसके बाद के संस्करण यानी कि वर्जन्स का उपयोग करके बनाए गए दस्तावेजों का डिफॉल्ट एक्सटेंशन क्या होता है? यानी कि पावर पॉइंट का सीधा सीधा एक्सटेंशन पूछा गया है 2007 के बाद का। तो पावर पॉइंट के लिए 2007 के बाद का जो एक्सटेंशन है वो PPTX होता है आपका, क्या होता है, PPTX, ये सही है इसका आंसर। अच्छा, 2007 से पहले वालों का क्या होता था, तो PPT होता था, क्या होता था आपका, PPT। अब नए वाले वर्जन में X और लग गया है आपका। अब एक क्वेश्चन हो जाता है कि ये X में PPTX में X का क्या मतलब है? तो X का मतलब होता है XML, क्या होता है आपका, XML। मैं इसका एक क्वेश्चन आया था पिछले लेक्चर में, मैंने दिया था आपको, बताया था पिछले सेशन में। XML एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज, आपका XML का मतलब होता है एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। तो मुझे लगता है ये समझ में आया होगा आपको। 30 नंबर का क्वेश्चन, सॉफ्टवेयर सच एज माइक्रोसॉफ्ट एज एंड फायरफॉक्स आर रिफर्ड टू एज, यानी कि माइक्रोसॉफ्ट एज तथा फायरफॉक्स जैसे सॉफ्टवेयर को क्या कहा जाता है आपका? तो देखो ये सब आपके ब्राउजर होते हैं, आपके क्या होते हैं, ब्राउजर। एज, फायरफॉक्स, गूगल क्रोम, ये सब ब्राउजर्स हैं आपके, तो ये सब क्या कहलाते हैं, ब्राउजर कहलाते हैं, ठीक है। तो ये आपके कंप्लीट 30 क्वेश्चन आज के लेक्चर के कंप्लीट हो गए आपको। अभी तक आप लोग यहाँ पे बने हुए हैं, उसके लिए धन्यवाद। मुझे लगता है आपको निश्चित तौर पर अच्छा लग रहा होगा, वीडियो समझ में आया होगा। कुछ भी डाउट वगैरह हो तो आप, मैंने अपना नंबर दिया हुआ है, एक बार मैं फिर से लिख देता हूँ, 2 बार तो पहले मैं लिख ही चुका हूँ, एक बार फिर से लिख देता हूँ। ये मेरा
7999578262 ये मेरा मोबाइल नंबर है। इस पे आप अपना नाम और सिटी का नाम लिख करके मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए, तो मैं आपको कंटेंट वगैरह डिटेल वगैरह भेज दूंगा, लिंक वगैरह सेंड कर दूंगा। ये मेरे टेलीग्राम के लिए आपका क्यूआर है, आप इसको स्कैन करके टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, या आप इस मोबाइल नंबर पर भी अपना नाम वगैरह लिख के भेज दोगे तो मैं लिंक सेंड कर दूंगा। अपने टेलीग्राम चैनल पर मैं लगातार जो है आपको अपडेट देता रहता हूँ, सीपीसीटी एग्जाम और कंप्यूटर से संबंधित नए नए क्विज आपको वहां पर बनाकर डालते रहते हैं, पीडीएफ वगैरह मिल जाती है, इमेजेस वगैरह मिल जाती हैं। और आज भी मैंने जो लेक्चर आपको समझाया है उसकी सारी इमेजेस पीडीएफ अगर कुछ रिक्वायर्ड होगी तो वो सब मैं वहां पर आपको अपलोड कर दूंगा टेलीग्राम चैनल पर। तो आप टेलीग्राम चैनल से जुड़िए, व्हाट्सएप पर अपना नाम लिख के भेज दीजिए जिससे मैं आपको वहां पर जोड़ दूंगा। थैंक यू फॉर वेरी मच।